अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान का निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो ऐसा शख्स होना चाहिए जो गैर जानिबदार हो, ऐसा शख्स जो तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हो, ऐसा शख्स जो वक्त पर इलेक्शन करवा कर इक़्तिदार अवाम का एतमाद हासिल करने वाली सियासी जमात को मुंतकिल कर दे, ऐसा शख्स जो मुंतकली इक़्तिदार के बाद गोशा नशीनी इख्तियार करे और इंतखाबी सियासत से 2 साल के लिए किनारा कश हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी सियासत की क्या ही बात है, यहाँ हर वो चीज़ हो सकती है जो आइन और कानून में दर्ज ना हो। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक मुल्क के अगले निगरां वज़ीर आज़म कोई गैर सियासी या कोई गैर जानिबदार शख्सियत नहीं है, बल्कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हो सकते हैं। सहाफ़ी शहबाज राना के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार के नाम पर गौर शुरू कर दिया और इस हवाले से हतमी फ़ैसला अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया जाएगा। खबर में इसकी बुनियाद सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से मईशत की बहाली के लिए हालिया इक़दामात को करार दिया गया है। नून लीग के ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम भी शुरू कर दी है, इस पर गौर शुरू कर दिया है। तरमीम अगले हफ्ते कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी, जिसके तहत निगरां सेटअप को माशी फैसले करने का इख्तियार दिया जाएगा। सेक्शन 230 के मुताबिक निगरां हुकूमत सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर अंजाम दे सकती है जो इंतज़ाम कार चलाने के लिए ज़रूरी हों। साथ ही निगरां सेटअप आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद का पाबंद है। 2018 में उस वक्त निगरां हुकूमत माशी मुश्किलात को सामने रखते हुए IMF प्रोग्राम में जाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त कानून ने इसकी मुखालिफत करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया था कि निगरां हुकूमत के पास ऐसे फैसलों के इख्तियारात ही नहीं है। अब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मौजूदा इक़दामात पर अमल दरामद के लिए मौजूदा माशी टीम का बरकरार रहना ज़रूरी है और इसीलिए नून लीग इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना तारिक बाजवा भी मौजूदा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यही नहीं नाज़रीन, खबर में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख के नाम पर भी निगरां वज़ीर आज़म के लिए गौर किया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज मुझे साबिक़ गवर्नर सिंध और मरीम नवाज़ के तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, क्या निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार साहब के नाम पर गौर हो रहा है? नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई इतलात नहीं है और आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उसके लिए वो आइन में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी कि वो कंटिन्यूटी रहे और उसकी मतलब एक लॉजिक तो है, बैकग्राउंड तो है जो आपने ख़ुद भी एक्सप्लेन किया कि बहुत से इकनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपने देखा होगा लिए गए हैं पिछले चंद हफ्तों में और उसकी कंटिन्यूटी रहना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई और आएगा तो वो शायद नहीं कर सकेगा। जिस तरह आपने हफीज़ शेख का नाम दिया तो हफीज़ शेख भी जाहिर सी बात है बड़े तजर्बा है उनका, फाइनेंस मिनिस्टर 2-3 दफ़ा रह चुके हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने प्लान किया है, जिनकी गुफ्तगू रही है, जिनके पास उसका ऑब्जेक्टिव और लॉजिक है और जो उसमें बिलीव भी करते हैं उस इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो जो पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा कि एक कमेटी सेटअप की गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और जिसमें आर्मी चीफ भी हैं और तमाम सीनियर वज़रा भी हैं। तो वो एक तो उसका तसलसल रहना बड़ा ज़रूरी है। 3 महीने का ब्रेक मेरा नहीं ख्याल है अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइंस हैं अभी किसी की तरफ से भी तो वो कंटिन्यू रहने चाहिए। वो तो बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते कि जी कब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, कब हुकूमत आएगी। लेकिन सर फिर इलेक्शन इससे मुतनाज़ नहीं हो जाएंगे? लॉजिक बनती है, आइन में कितनी गुंजाइश है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आइन में अगर गुंजाइश नहीं है और उसमें तरमीम हो सकती है, वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और आपकी बात भी सही है कि जी उससे स्टेबिलिटी आएगी या इंस्टेबिलिटी आएगी, तमाम पहलू देख के ही फैसला किया जाएगा कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। जी, और ये इन्हीं दो में से ही कोई हो सकता है, इसहाक डार साहब या हफीज़ शेख? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है, कोई भी हो सकता है। देखें, एक पाकिस्तान में केयर टेकर का जो सेटअप है वो जाहिर है हम सब
मिसट्रस्ट करते हैं। किसी भी कंट्री में केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं है। बांग्लादेश में एक आध दफ़ा हुआ था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। दैट इज़ वाई वो तसलसल रहता है कि हुकूमत वक्त होती है जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करते हैं, सब उसमें बिलीव करते हैं, सब उसमें ट्रस्ट करते हैं, और फिर 5 साल के एग्जैक्ट 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और इस वजह से कंटिन्यूटी भी रहती है। पाकिस्तान में समहाउ दी अदर हम नहीं एक दूसरे को ट्रस्ट करते, और हम कहते हैं कि जी केयर टेकर ऐसा होना चाहिए जो कि, और सब सूबों में भी केयर टेकर हो, सेंटर में भी केयर टेकर हो, और वो फिर बड़े फैसले भी ना कर सके, बावजूद इसके कि 24 करोड़ अवाम जो है उनका इंटरेस्ट इसमें है कि वो बड़े फैसले होने चाहिए, उसकी कंटिन्यूएशन रहनी चाहिए, तभी जाके उनके लिए फायदेमंद होगा। जी, लॉजिक की बात की, ये लॉजिक तो पाई जाती है, तो क्या इस लॉजिक के ही पेश नज़र मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच पाई जाती है कि निगरां सेटअप के लिए आगे इसहाक डार साहब ही कंटिन्यू करें? देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने तो कभी नहीं सुना, और मैं नहीं कह सकता, मैं स्पेकुलेट कर सकता कि जी इस पर बात हो रही है। अगर कहीं हुई होगी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक। अच्छा सर, ये दुबई में मियाँ साहब और जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर बड़े एतराज़ थे। इनफैक्ट मौलाना साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं वो नाराज़ हो गए थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर कुछ खबरें भी वहाँ से सामने आ गई, फिर एक बार फिर ये दोबारा मुलाकात हो रही है दुबई में, और मियाँ साहब फिर पाकिस्तान में है। सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है ये 11 या 12 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत में, और जो बड़े फैसले हैं कि जिसमें असेंबली कब टूटेगी, क्या वो उसको 90 दिन का टाइम देना है इलेक्शन को या 60 दिन का टाइम देना है, केयर टेकर सेटअप क्या होगा, उसमें वज़ीर आज़म कौन होंगे, काबीना क्या होगी, सिंध असेंबली कब टूटेगी, बलूचिस्तान असेंबली कब टूटेगी, तमाम पहलू और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि क्या सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इत्तेहादी बन के लड़ना चाहिए, इंडिविजुअल पार्टीज़ के साथ लड़ना चाहिए, अगर सीट एडजस्टमेंट होगी तो किस हद तक होगी, पंजाब में होगी, सिंध में होगी। सो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और पीपल्स पार्टी और PMLN सबसे 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस हुकूमत में इत्तेहादी होने के हवाले से। और अभी भी अगर आप आइंदा इलेक्शंस की तरफ नज़र दौड़ाएं तो ऐसे ही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN विल ऑब्वियसली बी द लीड पार्टी, और पीपल्स पार्टी नंबर 2 होगी, शायद क्लियरली नंबर 2 होगी। तो अब जाहिर है उन दोनों पार्टीज़ के लीडरशिप का बैठना तो ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मीन कि मौलाना साहब इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट डज़ नॉट मीन दैट एट ऑल। मौलाना साहब इम्पॉर्टेंट हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी और हो भी रही है। उसके फ़ौरन बाद आपने देखा मौलाना साहब प्राइम मिनिस्टर के पास आए, उनसे बातचीत हुई, एक बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, और उनको इत्मीनान में लिया जो भी बातचीत दुबई में हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल है इस पर कोई इतनी स्पेकुलेशन करनी चाहिए या कोई कंसर्न होना चाहिए। जी सर, मियाँ साहब को सऊदीया से लंदन जाना था लेकिन वो दुबई चले गए। जरदारी साहब ऑलरेडी वहीं पर मौजूद हैं। ये प्लान में तब्दीली की आखिर वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में भी प्लान में कोई तब्दीली आ रही है? इलेक्शन पर इल्तिवा की बातें भी शुरू हो गई हैं। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इस हवाले से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये कहा है, कमिटमेंट दी है कि अगस्त 12 के बाद ये हुकूमत नहीं होगी, ये असेंबली नहीं होगी। हाँ, 10 तारीख को तो टूट सकती है लेकिन 12 के बाद नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पब्लिक फोरम में ये कहा है। ख्वाजा आसिफ या और सीनियर मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हम अपने वक्त पर चले जाएंगे। अब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है, अगेन गुंजाइश है, बेसिकली पंजाब की मिसाल सामने है ना जुबैर साहब, पंजाब की मिसाल सामने है ना, तो मौजूदा हुकूमत का जाना मसला नहीं है वहां पर। अभी तक सर निगरां सेटअप ही चल रहा है, उनका तो टेन्योर पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, इलेक्शंस नहीं हुए, तो उसी मिसाल को आगे लिया जा रहा है कि निगरां सेटअप जो है वो आगे बढ़ जाता है। अगर सेंसस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो मौजूदा अभी जो सेंसस हुए हैं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर तो ये और मजीद 4 महीने सेटअप बढ़ जाएगा आगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 महीने लगेंगे इसके रिपोर्ट पेश करने में, इसके ऊपर काम करने में। नहीं, लेकिन किरण, आपने पंजाब की एग्जांपल हमें क्यों दे रही हैं आप? हमने उसमें क्या किया है? देखें, एक असेंबली डिसॉल्व की, चीफ मिनिस्टर उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे, PMLN के गवर्नर हैं, उन्होंने उनको ओथ भी दिया।
जो चीफ मिनिस्टर बने वो हमारी मर्जी से बने, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट चेंज ओवर एंड वी वर कमिटेड टू द 90 डे रूल। आपकी हुकूमत को सर ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए थे इलेक्शंस करवाने के। मेरा ख्याल है इसको इतना सिंपल नहीं है। मेरा ख्याल है बाहर नाइजीरिया में बैठ के तो आपकी बात को कोई ऐसे ही समझेगा, लेकिन अखाड़ पछाड़ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था उसकी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं थी। अगर 9 में से 6 जजेस इधर उधर चले गए और अपनी अपनी फैसले सुना रहे थे तो उसमें PMLN का क्या कसूर है, उसमें इस वक्त की हुकूमत का क्या कसूर है? अगर वो 9 के 9 मेंबरान या उसमें से 9 मेंबर्स रहते और 5 मेंबरान ये कह देते कि 5-4 का डिसीजन आता कि जी आप फंड्स भी रिलीज करें और इलेक्शन भी की तारीख भी ये हो कि एंड सो ऑन, तो हम क्या कर सकते थे? लेकिन अगर 6 जजेस एक तरफ हो गए और 3 जजेस एक तरफ हो गए तो आज तक यही फैसला नहीं हुआ कि वो 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था। हमारी नज़र में तो वो 4-3 का फैसला था। तो वो अगर जजेस आपस में ना लड़ते, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अभी तक ऐसा पहलू नहीं आया सामने कि हमने पीछे से उनको कोशिश की लड़ाने की, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर वो ना आता तो इलेक्शंस हो जाते। ये सारी बातें जी जुबैर साहब, ये सारी बातें जो आप सारे मामला कह रहे हैं बिल्कुल ये हुआ है, लेकिन ये सब बाद में हुआ है जब आपने इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट नहीं किया। जब आपको इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे आप लोगों ने पैसे नहीं दिए, और आईन आपको पाबंद करता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। सर आइन पाबंद इलेक्शन कमीशन को करता है, आइन पाबंद फेडरल हुकूमत को तो नहीं करता कि फेडरल हुकूमत ने करने हैं। हाँ, पैसे देने का जो जहाँ तक ताल्लुक है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे देने का भी उसी पर डिपेंड करता था कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करना था तो वी वुड हैव बीन बाउंड टू रिलीज द मनी। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं किया और आज तक हमें यही नहीं पता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एक राय देता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट दूसरी राय देता है। बार एसोसिएशन थी, उनकी अपनी अपनी राय थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपस में प्रेसिडेंट एक तरफ थे, बाकी जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी एक तरफ थी। तो हमारे लिए तो लीगल फोरम में अगर ये फैसला क्लियरली हो जाता तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन होता ही ना सिवाय इसके कि हम उसको 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। ये जो आप अभी भी बात कर रही हैं, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि जी हम अगस्त 12 के बाद नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे तो इट विल बी एंटायरली बिटवीन द केयर टेकर एंड द इलेक्शन कमीशन, और अगर किसी ने कोर्ट कचहरी जाना हो तो वो कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जहाँ भी अगर उसको कोई खदशात हों तो हम तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, हम अपनी कैंपेन शुरू कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, हमारा क्या इंटरेस्ट है कि लेट हो। सही सर, कि मियाँ साहब मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए क्यों पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं जुबैर साहब? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स आ गए हैं ख्वाजा आसिफ के, दीगर लोगों के, कि वो ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आ जाएंगे। क्यों नहीं आना चाहते उनकी मौजूदगी में? जी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस बदयाल साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, आज तो नहीं थे, ये तो काफ़ी अरसे से कंट्रोवर्शियल थे। ये उसका भी हिस्सा थे जिसमें वो जो फैसला सुनाया था साकिब निसार साहब ने कि जी वो अब सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो सियासत ही नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आपने देखा कि वो बेंच फिक्सिंग जिसको हमने कहा, और बेंच फिक्सिंग हम आज भी उसको कहते हैं कि बेंच फिक्सिंग होती रही है। उसमें मखसूस किस्म के जहाँ भी हमारा इशू आता था तो 3 मेंबर बेंच जो बनता था उसमें 3 वो जजेस होते थे। आप राजा बाज़ार में भी चले जाएं, पिंडी में, या आप कराची के जोड़िया बाज़ार में चले जाएं, आप किसी को बता दें कि जी ये 3 मेंबर बेंच है, ये केस है, आप क्या समझते हैं फैसला क्या होगा, वो आपको बता देगा रेडिंग वाला कि फैसला क्या होगा। अब अगर फैसलों का पहले से एक आम पाकिस्तानी को ये तासुर हो और उसकी पीछे बुनियाद हो कि जी पिछले 4-5 साल में क्या होता रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो जाएगी ना। तो जाहिर सी बात है, हम तो नहीं चाहेंगे कि मियां नवाज शरीफ को उन्हीं जजेस के सामने हम फंसा दें। लेकिन सर वही सारे जजेस जो हैं अहम कोर्ट से आप लोगों के अभी तक पिछले 13-14 महीने में तमाम फैसले जो हैं वो आप लोगों के हक में आ रहे हैं, तो सिर्फ मियाँ साहब के मामलात पर ही तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार क्यों हैं? वो चाहे हमजा शहबाज का मामला हो, चाहे वज़ीर आज़म साहब के अपना मामला हो, उनके बेटों का मामला हो, तो तमाम फैसले आप लोगों के हक में ही आ रहे हैं सर। नहीं, हमारे हक में वो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैसला था 63A का, जो हमजा शहबाज साहब के हवाले से ही था, पंजाब असेंबली के हवाले से, वो तो रीराइट किया था कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस साहब ने, और उनके साथ जो जजेस हम ख्याल जजेस थे, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो 20 MPs हैं जिन्होंने हमजा शहबाज के लिए वोट किया PTI के,
उनका वोट ही नहीं काउंट हो सकता। भाई अगर वोट उनका काउंट नहीं हो सकता तो आइन में फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट क्यों है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो उसी के खिलाफ होगा जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होगा, और वो ही मस्ट हैव बीन और शी मस्ट हैव बीन वोटेड बाय हिज और हर ओन पार्टी। तो अगर वो कल को क्रॉस ओवर कर जाते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो बजट हो, चाहे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, और उसके बाद अगर आप, मुझे जहाँ तक ये याद है वो जो 63A का फैसला था उसमें जो 3 रीजंस दिए थे उसमें से एक रीज़न ये था, और ये लिखा हुआ है, मतलब दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ होगा कि जब उन्होंने वो चेंज किया अगली दफ़ा परवेज़ इलाही के वक्त में, तो उन्होंने कहा कि अगर जजेस सब कॉन्शियसली एक फैसला करें जो कि लॉ की गलत इंटरप्रिटेशन हो, तो सब्सिक्वेंटली उनके पास ये राइट होता है कि वो जब कॉन्शियस हो जाए तो ठीक करें। अब मैं अगर अपना पर्चा लेके जाऊं या कोई प्रॉब्लम लेके जाऊं कोर्ट में, तो पहले मैं जज हजरात से ये पूछूं कि आप कॉन्शियस हैं, ये सब अनकॉन्शियस हैं। मतलब आप खुद बता दें कि अगर इस किस्म के फैसले आएंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। और इसी तरह से ये जो आप पंजाब असेंबली की या केपी असेंबली की बात कर रही थी, ऑल ही हैड टू डू वाज टू अपॉइंट अ फुल कोर्ट, 15 मेंबर बिठा देते, वो जो भी फैसला करते, बार बार कहा जाए तो अगर 5-5 मिनट में फैसले कर देते हैं। जी ठीक, जुबैर साहब, यानी ये फुल एंड फाइनल है कि तक मौजूदा चीफ जस्टिस जाएंगे नहीं, नए चीफ जस्टिस आएंगे नहीं, तब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। सर, एक और मामला उर्दू न्यूज़ है, उसकी खबर के मुताबिक मुख्तदर हल्के ये चाहते हैं कि मियाँ साहब फिलहाल पाकिस्तान वापस ना आए। क्या वाकई ऐसा है जुबैर साहब? क्योंकि गुज़िश्ता दौर में मियाँ साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आप पुल का किरदार अदा करते रहे हैं। देखें, बात बड़ी क्लियर है, और वो उसकी बुनियाद ये है जो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद फैसलाबाद में तकरीर करते हुए कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ PMLN के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, और इंशाअल्लाह ताला चूँकि हमें उम्मीद है, अल्लाह पर भरोसा है और पाकिस्तानी अवाम पर भरोसा है, और हम समझते हैं कि PMLN ये इलेक्शन जीतेगा, तो मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने में कोई रुकावट नहीं होगी। आज छोटे मियाँ साहब ये भी कह रहे थे कि उनके इल्म में है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को बर्न किया है सर, उन्होंने रियासत बचाई है। तो आप कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून जीतेगी तो सर जीतेंगे कैसे? सेल करने के लिए अभी आप लोगों के पास इस वक्त है क्या? है क्या, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि हमने सख्त फैसले लेने से घबराए नहीं है। पॉलिटिकली जब आप IMF के पास जा रहे हैं तो IMF के पास जाने का मतलब क्या होता है? उसका जाने का मतलब ये होता है कि आपको मुश्किल और अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है आपने 30 रुपए, या बिजली की प्राइस बढ़ाई, या आपने बहुत से वो चीज़ें की, टैक्सेस लगाए जो IMF मैंडेटेड है, बट पाकिस्तान डिड नॉट हैड एन ऑप्शन। और हमें पता था 5वें साल में असेंबली ख़त्म होने से 2 महीने पहले कौन सी पॉलिटिकल हुकूमत होती है जो सख्त फैसले करने के लिए तैयार होती है। उससे पॉलिटिकल कैपिटल ख़राब होता है, वी एक्सेप्ट दैट, बट ये तो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी और मीडिया स्ट्रेटजी पर है कि हम आवाम को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि ये जो फैसले लिए गए हैं ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफाद में। शॉर्ट टर्म के लिए तो बड़ा वावा की जा सकती है, ना फैसले करते, IMF को भगा देते, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर पाकिस्तान की बुनियादें हमने मईशत के हवाले से ठीक जुबैर साहब, अब इसके लिए आपके पास दो इम्तिहान है ना। एक तरफ आपको आवाम को राम करना है, दूसरी तरफ जब आप कह रहे हैं कि PMLN के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं वजीर आजम के, तो सर उसके लिए तो पहले उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा ना, पहले अहलियत उनको लेनी पड़ेगी। इस वक्त वो नाअहल हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हैं, तो केसेस का सामना करना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। और ये जो कुछ खबरें आ रही हैं कि वो मुख्तदिर हल्के ये चाहते हैं कि वो वापस ना आए अभी फिलहाल, तो सर इसमें कोई हकीकत है? फिर नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जब जाहिर सी बात है, जब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री जो उनके अपने भाई हैं और सबसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं और जिनके पास लीगल एडवाइस भी बेहतरीन किस्म की अवेलेबल है, जो PMLN के लीगल टीम है, तो वो सब चीज़ों को देख के जो लीगल लिमिटेशंस हैं, पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं, चाहे वो मुख्तदर हल्के हैं या जो भी है, उन सब चीज़ों को देख के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। सो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके बाद कोई गुंजाइश रहती है। हमें पता है कि वो इस वक्त उनको लीगल
बैटल लड़नी है, लेकिन हम समझते हैं कि उनकी जो जिस बुनियाद पर उनके ऊपर कदगन लगाई गई थी या उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी मासवा इसके कि उनको पाकिस्तान की सियासत से दूर करना था। लेकिन वो भूल गए कि वो 93 से ये सिलसिला चला था मियां नवाज शरीफ का। एवरी टाइम ही वॉज थ्रोन आउट, he made a comeback, and every time he made a more popular comeback. 2013 में 186 सीट्स ली PMLN ने, और आप खुद सोच लें वो 14 साल परवेज़ मुशर्रफ ने पूरी कोशिश की उनको ख़त्म करने की, PMLN को ख़त्म करने की, मियां नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करने की, एक्साइल में भेजा, अटक जेल में अंदर डाला, पार्टी को तोड़ फोड़ कर दिया। उसके बावजूद ही केम बैक स्ट्रांगली। अभी भी आपने देखा 2017 में जिस तरह से किया गया, पहले 2014 में हटाने की कोशिश की गई, 2017 में पहले डॉन लीक्स, फिर पनामा, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन, फिर जेलें, फिर रेफरेंसेस, फिर पता नहीं क्या क्या, पार्टी को तोड़ फोड़ करने की पूरी कोशिश की गई। उसमें इमरान खान जाहिर सी बात है बड़े हिस्सेदार थे इस सारे प्रोसेस में। लेकिन इवन देन यही एक मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को और सबके लिए लेसन है, तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, कि जो पॉपुलर लीडर होते हैं ना उसको आप अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। आप जितने भी 3 मेंबर बेंच, 5 मेंबर बेंच फैसले सुनाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली अगर वो उसने अवाम की खिदमत की भी हो, जैसे मियां नवाज शरीफ ने की है, यही फॉर्मूला। अगर पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। इस वक्त पॉपुलैरिटी किसकी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर। तो ये फिर कासिम के अब्बा के लिए भी यही फॉर्मूला है सर, ये जो आप बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी। कासिम के अब्बा बाहर तो निकले ना। आज मैं कहता हूँ उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, उसमें बहुत आपको कुव्वत चाहिए होती है। हम तो कभी नहीं पीछे हटे थे, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, हम कभी पीछे नहीं हटे थे। आज कासिम के अब्बा कह दें कि जी 100 वर्कर्स को लाहौर में ज़मान पाक पहुँचे रात के 10 बजे, क्या जाएंगे 100 वर्कर्स? नहीं जाएंगे। लीडर्स जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर जाने के लिए नहीं तैयार तो फिर उसमें हमारा क्या कसूर है? अगर आप इतनी सी हिम्मत नहीं दिखाने के लिए तैयार हैं, आप 2 तो पार्टीज बन चुकी हैं, एक वो IPP बन चुकी है, उसमें 90% वही लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ का था, एक परवेज खटक साहब ने, लेकिन जुबैर साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं गए सर, पाकिस्तान में पिछले 13-14 महीने से पाकिस्तान में। इतना डर के रहने की क्या जरूरत होती? पाकिस्तान में तो मरियम नवाज भी थी और उस मुश्किल हालात में थी और सारे पंजाब और सारे पाकिस्तान के दौरे कर रही थी। किस हिम्मत से, किस डिफाइंस से, किस तरह से रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स उन्होंने की थी। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान को अगर कम बैक करना है तो ही हैज़ टू लर्न सम बेसिक फैक्ट्स कि पॉलिटिक्स में हिम्मत के साथ, और ये मुश्किलात आती हैं लेकिन आपने किस तरह से रिएक्ट करना होता है वो सीखें मियां नवाज शरीफ से। और अगर उनसे नहीं सीखना तो मरियम नवाज से सीख लें। एक नाती लड़की ने कैसे इतने सब कुछ होने के बावजूद, इतने जुल्म होने के बावजूद कैसे उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और कैसे ओवरकम किया था। सर वैसे जो उनके पुराने लोग हैं जो अब उनके साथ नहीं है, तो वो कहते हैं कि आप लोगों की फुट स्टेप्स को फॉलो किया था लेकिन अब वो बॉर्डर लाइन ही क्रॉस कर गए। आगे बढ़ते हैं सर कि कल मौलाना फजल रहमान साहब ने पीर पगारा साहब से मुलाकात की है और जिसमें मुमकिन तौर पर सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात हुई है। तो आपका ताल्लुक है कराची से, सिंध की सियासत को आप बड़े करीब से जानते हैं सर, क्या कहेंगे इस पर? देखें, पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत है और सिंध के हवाले से तो ज़ाहिर है सन 70 से मोस्ट पॉपुलर पार्टी, इसमें कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी जो हुए कराची में भी और इंटीरियर सिंध में, उसमें उन्होंने मोर और लेस स्वीप किया है और सब जगह उनके मेयर इलेक्ट हुए हैं। प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसमें भी बावजूद उसके कि यहाँ शदीद किस्म की धांधली की गई PTI को जितवाने के लिए, और उसमें उन्होंने हुकूमत बनाई और बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हुकूमत बनाई। लेकिन PMLN जाहिर है हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आए 2023 के इलेक्शन में, और उसके लिए हमें सिर्फ पंजाब में नहीं जीतना पड़ेगा। पंजाब में शायद हम जीत के हुकूमत भी बना लें इस्लामाबाद में, बट फॉर अ फेडरल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद विदाउट एनी सीट इन सिंध या बलूचिस्तान, मेरा नहीं ख्याल है कि एक फेडरल पार्टी की खसूसियत में ये शामिल होता है। आप इंतखाबी मैदान में होंगे? जी आप वोट देने के लिए तैयार हों?
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट और IT शाहिद खटक को जलसे में हिस्सा लेने और सियासी खिताब करने पर ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया, लेकिन फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा की निगरां सूबाई हुकूमत की जानिब से उन्हें डी नोटिफाई नहीं किया गया। ये तमाम मामला उस वक्त शुरू हुआ है जब शाहिद खटक ने गुज़िश्ता दिनों अपने आबाई इलाके नौशहरा में एक जलसे में सियासी तकरीर करते हुए परवेज़ खटक और मौलाना फजलुर रहमान पर सख्त तनकीद की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद आज ये फैसला सामने आया है। शाहिद खटक का ताल्लुक ANP से है और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इनकी पार्टी गवर्नर KP पर सियासी मामलात में दखल अंदाजी के इल्ज़ाम आयद कर रही है और आज खुद उनके एक वज़ीर को सियासी रवैये की वजह से ओहदे से फारिग किए जाने की कार्रवाई हो रही है। गुज़िश्ता दिनों ANP के वज़ीर सनत अदनान जलील को भी डी नोटिफाई किया था, जिनका नाम उनकी पार्टी ने ही वापस लेकर उनकी जगह मतीउल्लाह मरवत को वज़ीर सनत बनवाया था। पार्टी क़यादत से दूरी इस फैसले की वजह बताई जा रही है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से ही साबिक सेनेटर जाहिद खान के भी पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त ANP और खैबर पख्तूनख्वा में चल क्या रहा है, खुद शाहिद खटक मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब। सबसे पहले तो ये बताइए सर, इलेक्शन कमीशन ने जलसे में शिरकत करने पर आपको हटाने का हुक्म दिया, क्या निगरां वज़ीर आला की तरफ से सवाल हुआ है आपसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गैदरिंग थी ये मेरे अपने डेरे नौशहरा में और मैंने अरेंज की थी जुमे की इवनिंग को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हज़ारों लोगों ने तादाद में शिरकत की, नौशहरा के मोअज़्ज़िज़ीन और मुतबरीन ने और एल्डर्स ने। तो उसमें मैंने उससे पहले रिज़ाइन कर दिया था। जुमे को मैंने अपने PA को कहा था कि आप स्टाफ को कि आप रिज़ाइन मैंने दे दी थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने बाद में कुछ जो भी किया उसका मुझे इल्म नहीं है, तो मैंने अपनी रिज़ाइन पहले दी है और जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। और मैं देखें, ये आपको एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर जो KP के में जितना जो भी सेटअप है अभी तक, ये सारे जो है एफिलिएटेड मुख्तलिफ पार्टियों के साथ है इनकी एफिलिएशन, और ज़्यादातर जो है वो फजलुर रहमान मौलाना साहब की JUI की है और गवर्नर भी उनका है। हमारे एक दो मिनिस्टर है उनकी भी चलती नहीं थी और मैंने उनकी वजह से सर आप कह रहे हैं आप जुमे को ये इस्तीफा दे चुके हैं? आप जुमे को इस्तीफा दे चुके हैं, आप ये कह रहे हैं ना? और अभी जी मैंने जुमे को इवनिंग को ये गैदरी की और उससे पहले मैंने इस्तीफा लिख कर दे दिया था। आप पता नहीं उनके CM साहब उसको कब एक्सेप्ट करते नहीं करते, वो उनकी मर्जी है। और एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने इंशाल्लाह मैंने पहले भी इलेक्शन लड़े परवेज़ के अगेंस्ट, मगर वो तो आपको पता है कि 2018 और 13 के इलेक्शन जैसे हुए तो मैंने 2 हलकों से कंटेस्ट किया था लास्ट इलेक्शन 2018। तो अभी इंशाल्लाह मैंने तो अभी भी कंटेस्ट करना है, तो और पार्टी मेरी एक पार्टी है और मैं उसी के साथ करूँ, और हमें वो मौका या वो स्पेस नहीं मिल रही जो तो हम इसलिए ज़रा बस अपने आप को जी हमने महदूद रखा हुआ है। जी शाहिद साहब मुझे बताइए, आप और परवेज़ खटक एक ही जिले नौशहरा से हैं सर, और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक शादी हॉल में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन इस इवेंट में शुरका की तस्वीर लेने पर सादा लिबास एहलकारों से ने सहाफ़ियों के मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। फिर रिपोर्टर्स को 5-6 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया है। इसमें समा के नुमाइंदे भी शामिल थे। तो क्या ये सब निगरां हुकूमत की हिदायत पर हुआ था? नहीं जी, ऐसी कोई निगरां हुकूमत किया किसी को हब्से बेजा में नहीं रखा गया। ये सारे बिल्कुल इनको को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, बल्कि मैं तो यही डिमांड करूं कि इसने जो परवेज़ खटक और इसके बाद जो इन्होंने BRT में और मालम जबा और बिलियन ट्रीज़ और ये जो सो कार्ड ये जो इसको कहते हैं फ्लड प्रोटेक्शन काबुल रिवर और ये स्मॉल डैम्स, उसमें जो इन्होंने करप्शन की है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इनका एहतसाब कीजिए। मैं तो एक ही उसके और मेरे किसी के साथ ही नहीं, मैं तो और ये मैंने इसके ये अभी केस जो BRT का था तो वो तो ऑलरेडी मैंने भेज भी दिया था वो FI को और NAB को, तो वो तो अंडर वो है जो भी उनकी वो है। आप KPK की पॉलिटिक्स को जानते हैं, मुझे जरा ये बताइए
कि जो परवेज खटक साहब ने पार्टी का ऐलान किया, आधे लोग वैसे ही छोड़ गए, फिर उनके अपने भाई भी उनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है केपीके में? बस पीटीआई जो परवेज का मुस्तकबिल मुझे ये नज़र आ रहा है कि बस वो होंगे और उसके साथ उसके 2 बेटे होंगे, इंशाल्लाह उसके साथ ग्राउंड में कोई नहीं होगा। शाहिद साहब, जरा ये फरमाइएगा, ये साबिक सेनेटर जाहिद खान साहब के हवाले से पार्टी छोड़ने की तलात हैं। उन्होंने फैसला किया इस बात का, असफन यार वली साहब के गैर फाल होने पर गालिबन वो पार्टी से दिल बर्दाश्ता हुए हैं क़यादत के रवैये से। तो आपके पास इस हवाले से मालूमात हैं? मेरे साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, और देखिए ये पार्टी है, कोई आएंगे कोई जाएंगे, मगर जाहिद साहब हमारे बहुत काबिल एहतराम बड़े हैं, भाई है, और उनका एक अरसा गुजरा है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो इस वक्त पार्टी को छोड़े, और छोड़े तो उनकी मर्जी है। बहरहाल इस वक्त तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी और इस सूबे में इंशाल्लाह एक उसका वो इंशाल्लाह आने वाला है, आप देखिएगा तो आप देख लें कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। तो मेरे ख्याल में तो एडवाइजेबल नहीं है मेरी तरफ से उनको एज ए छोटे भाई के कि वो इस वक्त तो, और ऐसी कोई मेरे इल्म में बात नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। पार्टी के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। सही, शाहिद खटक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोडक्ट मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुल्क में जारी सियासी माहौल में तो बेयकीनी और हलचल जारी है, लेकिन इस माहौल से दूर खेल के मैदानों से एक साथ एक नहीं बल्कि 2 बड़ी अच्छी खबरें यानी डबल ट्रीट मिल गई है। अब से कुछ देर पहले श्रीलंका में खेले गए इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारतीय सूरमाओं को धूल चटाई और टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के सिलसिले को ब्रेक लगाकर इमर्जिंग एशिया कप टाइटल मुसलसल दूसरी मरतबा अपने नाम कर लिया है। मैच में पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट से नुकसान पर 352 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक नहीं सके हैं और एक के बाद एक भारतीय बैट्समैन पवेलियन लौटते रहे और 224 रन पर पूरी भारतीय टीम ही ढेर होकर पाकिस्तान टीम के हाथों 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 हो गई है। दूसरी ज़बरदस्त न्यूज़, ये न्यूज़ ट्वीट आई है स्कॉश कोर्ट से, वही स्कॉश कोर्ट जहां कभी पाकिस्तान का राज हुआ करता था। पाकिस्तान स्कॉश की दुनिया पर राज करता था। जहांगीर खान और फिर जान शेर खान स्कॉश कोर्ट के किंग्स कहलाते थे और हर आलमी चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम लहराते थे। लेकिन फिर एक लंबे अरसे का वक्फा आया और स्कॉश में पाकिस्तान की हुक्मरानी जाती रही, लेकिन अब 37 साल बाद एक मरतबा फिर स्कॉश कोर्ट में पाकिस्तान की इसी हुक्मरानी की याद ताज़ा हो गई जब पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर हमजा खान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वर्ल्ड जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इससे पहले 1986 में आखिरी मरतबा जानशेर खान ने पाकिस्तान के लिए जूनियर चैंपियनशिप जीती थी और उसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के क्रिस डेटमर और पाकिस्तान के जहांगीर खान को शिकस्त देकर सीनियर वर्ल्ड ओपन टाइटल भी अपने नाम किया था। हमजा खान ने पहले सेट में शिकस्त के बाद मैच में आज जिस तरह कम बैक किया है और मिस्र के खिलाड़ी को शिकस्त दी, तो इस दौरान कमेंटेटर्स भी माजी में इसी कोर्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हुक्मरानी को याद करने लगे। हमजा के शानदार खेल के दौरान कमेंटेटर्स हमजा खान के टैलेंट को सराहते रहे और उनकी जीत पर एक कमेंटेटर ने यह तक कह दिया कि हमजा खान शो में खुशामदीद। आज नाज़रीन पाकिस्तानी स्कॉश की वापसी हुई है। हमजा खान इस तारीखी कामयाबी और स्कॉश कोर्ट में पाकिस्तान की लेगेसी वापस लाने पर खुशी से निहाल हैं और अब उनका टारगेट ऑब्वियसली सीनियर वर्ल्ड ओपन है और हमारी और पूरी कौम की दुआएं हमजा खान के साथ हैं कि जो उन्होंने दिल में ठान लिया तो मज़ीद जीत भी इनको मिलेगी और जूनियर के बाद अब वो सीनियर स्कॉश चैंपियनशिप का टाइटल भी जल्द पाकिस्तान लेकर आएंगे, पाकिस्तान के नाम करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।